तो ड्रामा की शुरुआत सोरा नाम के एक बच्चे से होती है जिसके पास खास शक्तियां हैं। आज वो अपनी दादी से मिलने अस्पताल पहुंचता है और कहता है, दादी आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। जिस पर दादी मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बेटा। इसके बाद वो सोरा को एक मांस देने वाली होती है, लेकिन सोरा के पिता उनका हाथ पकड़कर उन्हें मना करने लगते हैं। लेकिन दादी समझाती है कि इसमें सोरा की कोई गलती नहीं है और फिर वो उसको एक मास्क देते हुए कहती है कि ये एक गॉड मास्क है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इससे तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और अपने गुस्से पर काबू कर पाओगे। इस तरह सोरा अब वो मास्क ले लेता है और कहता है, दादी देखना, मैं एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम अच्छे क्या, एक इंसान भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम एक राक्षस हो। अब ये सुनकर सोरा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते। लेकिन फिर दादी उसके पिता को चुप कराती है और सोरा को समझाती है कि तुम कोई राक्षस नहीं हो, अपने पिता की बातों को भूल जाओ। पर सोरा कहता है, लेकिन मेरी वजह से लोग हर बार दुखी होते हैं दादी। तो दादी जवाब देती है, अब तुम्हारे पास गॉड मास्क है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। तो आखिर सोरा उनसे वादा करता है कि मैं अब अच्छा इंसान बनूंगा और अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखूंगा। फिर जब वो मास्क पहनकर अपनी दादी को दिखाने लगता है कि दादी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसकी दादी उठती ही नहीं। अब सोरा और उसके माता पिता उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठती, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। असल में सोरा अपनी फैमिली के साथ जापान में रहता था, जबकि उसके माता पिता थाईलैंड से हैं। फिर अपनी दादी की डेथ के बाद वो हमेशा उस मास्क को पहनने लगता था, जिससे उसका ध्यान सिर्फ उसके काम पर रहता था। लेकिन एक दिन एक बुली स्टूडेंट उसका मास्क छीन लेता है और सोरा को कमजोर समझकर तंग करने लगता है। हालांकि सोरा उससे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो और मेरा मास्क वापस कर दो। लेकिन वो स्टूडेंट उसका मास्क खींचने लगता है, जिससे वो टूट जाता है। अब ये देखकर सोरा का दिल टूट जाता है, जबकि वो स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, लो अब मजा आया ना। तो ये सुनकर सोरा गुस्से से उसकी ओर देखता है और अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लेता है। ये देखकर वो स्टूडेंट डर जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अब इस बीच सोरा का पूरा ध्यान उस पर था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। इस तरह वो स्टूडेंट मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, जिससे सोरा का ध्यान उससे हट जाता है और वो स्टूडेंट नीचे गिर जाता है। अब ये सब होने के बाद वो बच्चे उससे काफी डर जाते हैं और ये देखकर सोरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि गुस्से में उसने फिर से गलत कर दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा के माता पिता प्रिंसिपल ऑफिस में होते हैं, जहां उस चोट लगे स्टूडेंट के माता पिता सोरा की शिकायत लेकर आए थे। फिर सारी बात पता चलने के बाद प्रिंसिपल घोषणा करता है कि सोरा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है, इससे पहले कि वो किसी और को कोई नुकसान पहुंचाए। ये देखकर अब उसके माता पिता उदास हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सोरा बाहर बैठा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गुस्से और शक्तियों को रोक नहीं पाता। और ऐसा सोचते हुए वो उदास होकर अकेला बैठा रहता है। खैर अब घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि सोरा के पिता उसे गुस्से में कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ इसी कमरे में रहोगे। और फिर बाहर आकर उसके पिता अपनी पत्नी से फिर से कहते हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है, सिर्फ एक राक्षस है, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो माँ कहती है, ऐसा मत बोलो, सोरा सुन लेगा, वो हमारा बेटा है, आखिर तुम बार बार उसे राक्षस क्यों कहते रहते हो। इस बीच हम देखते हैं कि ऊपर से सोरा ये सब सुनकर परेशान हो रहा था, जबकि इधर उसके पिता कहते हैं कि ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा जहाँ उससे निकाला ना गया हो या जहाँ उसने लोगों को मारने की कगार तक नहीं पहुँचाया हो, इसलिए मैं तंग आ चुका हूँ। वो आगे कहते हैं कि मेरी माँ की मौत भी इसी की वजह से हुई, आखिर मैं ये सब कैसे भूल जाऊं। तो ये सुनकर सोरा की माँ को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसके पिता उसके बारे में ऐसी सोच रखते हैं।
इसलिए वो इस चीज को सहन नहीं कर पाती और अपने पति को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम अपने बेटे पर कैसे ये इल्जाम लगा सकते हो, जबकि जानते हो कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब ये देखकर ऊपर मौजूद सोरा रोने लगता है और चिल्लाता है, नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ और ना ही कोई शैतान हूँ। लेकिन तभी उसके गुस्से से घर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगती हैं, जिससे दोनों माता पिता डर जाते हैं। इसके बाद वो लाइटें पूरी तरह ऑफ हो जाती हैं, तो उसके पिता कहते हैं कि देखो, ये राक्षस फिर से कुछ गलत कर रहा है। और इस तरह वो अब सोरा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। अब अंदर हम देखते हैं कि सोरा फिर से गुस्से में होता है, जिसने कमरे का सारा सामान हवा में उठा लिया होता है, जहाँ तक कि खिड़कियां भी उसकी पावर से टूट गई होती हैं। इसलिए अब उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। और तभी एक गेंद जोर से उसके माँ के सर पर लगती है, जिसके बाद वो एक बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सोरा फौरन होश में आता है और अपनी माँ के पास दौड़ता है। लेकिन अब उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास मत आओ। जबकि माँ कहती है, नहीं, सोरा की कोई गलती नहीं है, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब उसके पिता तय कर चुके होते हैं कि अब सोरा के साथ नहीं रहेंगे और उसे वहां से भेज देंगे जहां उसे शुरू से होना चाहिए था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें सोरा के घर के बाहर एक कार दिखाई देती है, जहां कुछ लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। अब सोरा अपना सामान लेकर बाहर आता है और कार में सामान को रखकर सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद वो बाहर खड़े आदमी को हैरानी से देखने लगता है, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द तुम्हें घर वापस ले आएंगे। अब हमें बताया जाता है कि ये लोग असल में एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और वो आदमी वहाँ एक हेड है जिसका नाम है मिस्टर सोजी। अब रास्ते में मिस्टर सोजी सोरा से कहता है कि हम तुम्हें ठीक करने के लिए अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि तुम्हारी शक्तियों की समस्या क्या है। शायद तुम इनका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए कर सको। तो ये सुनकर सोरा कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस जल्दी ठीक होना है ताकि मम्मी डैडी के साथ वापस से रह सकूं। और ये सुनकर मिस्टर सोजी चुप हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें जापानी टेक्नोलॉजी के साइंस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा था, जिस वजह से सोरा उसे देखता ही रह जाता है। खैर, अब सोरा जब उसके अंदर एंटर करता है तो वहाँ की हर एक चीज उसे बेहद अनोखी और फ्यूचरिस्टिक लगती है, जैसे वो फ्यूचर में पहुंच गया हो। इसके बाद मिस्टर सोजी उसे एक कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं, यहाँ हम तुम पर टेस्ट करेंगे, जिसके लिए तुम्हें रोज यहाँ आना होगा। अब सोरा बड़ी ही हैरानी से उस जगह को देखता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे और अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं, जिसमें वहाँ मौजूद लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है और साथ ही आसपास खतरनाक ड्रोन भी होते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद वो बाहर की ओर आता है, जिसके बाद उसे साइंस डिपार्टमेंट के सबसे निचले स्तर पर ले जाया जाता है, जहाँ से भागना नामुमकिन है। यहाँ उसे उसका कमरा दिखाया जाता है और वहाँ पहुँचकर सोरा पूछता है कि आप मेरी माँ से कब बात कराएंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। तो मिस्टर सोजी कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि तुम अपनी फैमिली के साथ क्या करके आए हो, इसलिए तुम उनसे सिर्फ तब मिल पाओगे जब ठीक हो जाओगे। और मेरा भरोसा करो, हम तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह ठीक कर देंगे और फिर तुम अपने माता पिता के साथ खुश रह सकोगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब ये सुनते ही सोरा खुश होकर पूछता है, क्या आप सच में मुझे ठीक कर देंगे? प्रॉमिस करो, और क्या आप मुझे मम्मी डैडी से मिलवाएंगे? तो मिस्टर सोजी उससे प्रॉमिस करते हैं और सोरा और खुश हो जाता है। इसके बाद जब सोजी चले जाते हैं तो सोरा आईने में खुद को देखकर कहता है कि माँ देखना, मैं राक्षस नहीं बनूंगा और जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। फिर अगले दिन से सोरा का डेली रूटीन शुरू होता है, जहां उसकी पढ़ाई का समय तय किया जाता है और बहुत ही हार्ड स्टडी होती है जो उसे समझ ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसे समझने की कोशिश करता है। इसके बाद उसे फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसे मजबूत बनाया जाए। उसके बाद उसे एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अब से हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट करने वाला है। फिर डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड ले सकते हैं ताकि तुम्हारी दवा बना सके। तो सोरा डरते हुए हाँ कह देता है। अब दोस्तों, डॉक्टर्स ने ऐसा इसलिए पूछा था ताकि नुकसान पहुंचने पर कहीं उसका दिमाग फिर से एक्टिवेट ना हो जाए
और किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। अब उनके पूछने से उसके दिमाग को पहले ही पता था कि ब्लड सैंपल से उसे चोट लगेगी, जिस वजह से उसे गुस्सा या ज्यादा डर महसूस ही नहीं हुआ। खैर, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टास्क शुरू होता है, यानी सोरा की मानसिक शक्ति से चीजें उठाने की क्षमता को समझने का। इसके लिए अब उसके सामने कुछ फल रखे जाते हैं और वो अपनी शक्ति से उन्हें मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए उठाता है। ये देखकर मिस्टर सोजी को एहसास होता है कि सोरा को बहुत अभ्यास की जरूरत है। खैर, अब इसी तरह उसका यही रूटीन चलता रहता है। रोज पढ़ाई जिसमें कैमरा से उस पर नजर रखी जाती है, रोज फाइटिंग की ट्रेनिंग जो दिन ब दिन कठिन होती जाती है, और लगातार ब्लड लिया जाता है ताकि उसकी फिजिकल मूवमेंट्स पर भी नजर रखी जाए। हालांकि सोरा इस बीच कभी कभी चिल्लाता रहता है, लेकिन अब इस रूटीन की उसे आदत पड़ गई होती है। फिर एक दिन जब वो आईने में तैयार हो रहा होता है तो पता चलता है कि आईने के पीछे एक कैमरा है। अब हम देखते हैं कि उस कैमरा से एक छोटी लड़की जिसका नाम मोमोका था और जो शायद मिस्टर सोजी की रिश्तेदार थी, वो सोरा को ठीक से देख रही होती है। अब मिस्टर सोजी उसे समझाते हैं, देखो, इस बच्चे का नाम सोरा है और बड़े होकर तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। ये सुनकर मोमोका मान जाती है कि मैं बड़े होकर सोरा का ध्यान रखूंगी, और फिर वो रोज स्क्रीन पर सोरा को देखकर खुश होने लगती है। अब इस बीच जब एक दिन ब्लड देने के बाद सोरा जा रहा होता है तो हमें एक और बच्चा दिखाते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है। हम नोटिस करते हैं कि वो बच्चा एक काली ड्रेस पहनकर छिप छिप कर सोरा को देख रहा था। अब सोरा को भी इस चीज का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो बच्चा वहां से भाग जाता है। खैर, अब सोरा का वही रोज का रूटीन चलता है, पढ़ाई, ब्लड देना और मोमोका का उस पर नजर रखना। फिर हर दिन की तरह आज भी उसके लिए वही साधारण उबला हुआ सब्जियों का खाना आता है, जो वो देखता है कि खाने के साथ में मोमोका ने कार्ड भेजा है, जिसे देखकर सोरा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसने भेजा होगा। उधर हम देखते हैं कि मोमोका सोरा के सिंपल से लंच को देखकर दुखी होती है कि वो सिर्फ उबली सब्जियां क्यों खाता है। अब एक दिन जब सोरा जा रहा था तो उसे रास्ते में वही रहस्यमय बच्चा दिखाई देता है जिसका एहसास उसे पहले भी हुआ था। यहाँ वो नोटिस करता है कि शायद उस बच्चे को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए अब वो दोस्ती के इरादे से उसे हेलो कहता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी उसे कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें सोरा की पावर कंट्रोल की प्रैक्टिस दिखाई जाती है, जिससे वो खेल समझ रहा था और ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। तो ये देखकर मिस्टर सोजी उसे डांटते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें इस प्रैक्टिस को सीरियसली लेना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगे। जिसके बाद सोरा इसके लिए मान जाता है और ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सोते समय सोरा को बुरा सपना आने लगता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। और उधर मोमोका जो उसे कैमरे से देख रही होती है, वो भी ये देखकर परेशान हो उठती है। इसलिए अगले दिन वो सोरा के लिए एक चॉकलेट भेजती है, वो भी एक मैसेज के साथ कि चॉकलेट खाने से तुम्हारे बुरे सपने दूर हो जाएंगे। अब उसे पढ़कर सोरा खुश हो जाता है और महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि किसी न किसी की नजर उस पर है जो उसका ख्याल रखता है, भले ही वो जानता नहीं कि वो कौन है। फिर कहानी यहाँ से 8 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि सोरा अब बड़ा हो चुका है और अभी भी ब्लड सैंपल्स दे रहा होता है। ऊपर से उसकी फाइटिंग स्किल्स पहले से कहीं बेहतर हो गई हैं और पढ़ाई में भी वो काफी होशियार बन गया है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो अभी भी यहाँ बिना किसी शिकायत के रह रहा है। लेकिन इस बीच एक दिक्कत अभी भी बाकी है, और वो ये है कि मिस्टर सोजी द्वारा उसकी ब्लड से बनाई जा रही दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है। साथ ही सोरा को अभी भी बुरे सपने आते हैं क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। हालांकि अब वो पावर कंट्रोल में भी काफी सुधार कर चुका है, लेकिन भारी चीजें ज्यादा देर तक उठाना अभी भी उसके बस की बात नहीं है। इसलिए एक दिन ये देखकर मिस्टर सोजी उससे पूछते हैं, सोरा, तुम फुल फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? तो सोरा कहता है, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। ऊपर से मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी उससे कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ। ये सुनकर सोरा को गुस्सा आ जाता है कि मैं 8 साल से यही सुन रहा हूँ, आखिर कब ठीक होऊंगा और मैं अपनी माँ से कब मिलूंगा? कम से कम एक बार कॉल पर तो बात करवा दीजिए। लेकिन सोजी उसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उस गुस्से को ट्रेनिंग में यूज करो, तभी जल्दी ठीक हो पाओगे। तो ये चीज सोरा को समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाता है।
अब इस बीच हम देखते हैं कि मोमोका भी बड़ी हो गई है, जो अभी अभी अपने कॉलेज से वापस साइंस डिपार्टमेंट आई होती है और रोज की तरह सोरा को देखने लगती है। अब हमें पता चलता है कि आज सोरा का जन्मदिन है, इसलिए मोमोका ने उसका पसंदीदा चॉकलेट केक और अन्य पसंदीदा चीजें भेजी हैं। साथ में उसने एक कार्ड पर हैप्पी बर्थडे सोरा भी लिखा है। तो अब सोरा ये देखकर खुश होते हुए कहता है, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन मेरा पूरा ख्याल रखते हो, इसलिए तुम जहाँ से भी मुझे देख रहे हो तुम्हें दिल से थैंक यू। और ऐसा कहकर वो केक खाने लगता है। अब इसके बाद कहानी 6 साल और आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सोरा अभी भी ब्लड देकर परेशान है, जबकि मोमोका अब उस जापानी टेक्नोलॉजी साइंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल मेंबर बन चुकी होती है। वही पावर कंट्रोलिंग में अब सोरा एकदम परफेक्ट हो चुका है और वो इस वक्त कितना भी वजन उठाने की क्षमता रखता है। ये देखकर मिस्टर सोजी बहुत खुश होते हैं कि फाइनली सोरा ने ये करके दिखाया। साथ ही सोरा भी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो यहाँ से बाहर जा सकता है और अपनी माँ से मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी शक्तियों पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका है। इसलिए अब सोरा मिस्टर सोजी से कहता है कि अब तो मुझे अपनी शक्तियों पर अच्छे से नियंत्रण आ चुका है, तो मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए। लेकिन मिस्टर सोजी साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि नहीं, अभी नहीं, तुम अभी भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो, अपनी माँ को भी। ये सुनकर सोरा गुस्सा होकर कहता है कि आपने देखा ना कि मैं परफेक्टली सब संभाल रहा हूँ, तो फिर अब क्या बचा है। जिस पर मिस्टर सोजी उसे उसके पासपोर्ट और एक लिफाफा दिखाते हैं जिसमें उसके ट्रैवल के लिए पैसे थे, और वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे जाने की तैयारी कर दी गई है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से नहीं भेज सकते क्योंकि तुम्हारे ब्लड से बन रही दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है, इससे वो जैसे ही बनेगी तुम आजाद हो जाओगे। तो अब सोरा सोचता है कि शायद वो सच कह रहे हैं, इसलिए कहता है कि ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जब वो अपने कमरे से लौटता है तो उसे अपने कमरे से बाहर जाते हुए वही रहस्यमय लड़का दिखता है जो किसी से बात नहीं करता था। अब उसे देखकर सोरा चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन वो लड़का नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। फिर अंदर कमरे में पहुंचकर सोरा को पता चलता है कि उस लड़के ने उसके लिए कुछ सामान छोड़ा है और ये असल में वो सब चीजें थी जो कभी सोरा की माँ ने उसके लिए भेजी थी, लेकिन उसे कभी दी नहीं गई। इसके साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि वो सोरा को बहुत मिस करती है और उसका इंतजार कर रही है। अब ये देखकर सोरा गुस्से में मिस्टर सोजी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, आपने मुझसे ये चीजें क्यों छिपाई। तो मिस्टर सोजी पहले तो हैरान होते हैं कि आखिर इसके पास ये चीजें कैसे आई, लेकिन फिर वो उसे समझाते हैं कि हमने तुम्हें ये चीजें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम अपनी माँ से मिलने की जिद ना करो और उन्हें मिस ना करो, क्योंकि अगर ऐसा करते तो अब तक अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते। ये सुनकर सोरा हैरान रह जाता है कि मिस्टर सोजी उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन आपको मुझे इन चीजों के बारे में कभी ना कभी तो बताना चाहिए था। इस तरह अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और मिस्टर सोजी उससे कह देते हैं कि तुम अभी भी लोगों के लिए खतरा हो और सच में एक शैतान हो। तो ये सुनकर सोरा को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसके पिता ने उसके लिए ठीक ऐसे ही शब्द बोले थे। इसलिए अब वो वापस से सुनकर इतना गुस्सा हो जाता है कि अपनी शक्ति से मिस्टर सोजी को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ड्रॉर से अपने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और पैसे का लिफाफा ले लेता है और मिस्टर सोजी से माफी मांगकर वहां से भाग जाता है। अब मिस्टर सोजी सभी गार्ड्स को अलर्ट करते हैं कि सोरा भाग गया है, इसलिए उसे जल्दी पकड़ो। अब देखते ही देखते चारों तरफ अलार्म बजने लगता है और सारे रास्ते लॉक हो जाते हैं, लेकिन सोरा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अलार्म के पूरे सेटअप को तोड़ देता है, जिससे वहां के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और इसी बीच वो रहस्यमय लड़का जिसने सोरा के लिए सामान रखा था, वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है कि सोरा भाग चुका है। उधर सोरा पूरी स्पीड से भागता है, जबकि वो लोग उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और हमला भी करते हैं, लेकिन सोरा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो कई लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। अब एक व्यक्ति सभी पर चिल्लाता है कि सोरा को हर हाल में बाहर जाने से रोको, जिसके बाद वो गार्ड्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन सोरा फिर भी हर चीज को रोकते हुए उनके हमले से बच जाता है। पर फिर भी एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल जाती है, जिससे वो घायल तो हो जाता है लेकिन रुकता नहीं और भागता रहता है। तभी ऊपर से आदेश आता है कि फायरिंग बंद करो क्योंकि सोरा को मरने नहीं देना है।
इस तरह फायरिंग तो रुक जाती है, लेकिन गार्ड्स खुद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सोरा फिर भी उन्हें दूर कर देता है और आखिरकार वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो तब तक भागता है जब तक उसे छिपने की जगह नहीं मिल जाती। अब बाहर की दुनिया को देखकर जो सालों में पूरी तरह बदल गई थी, वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि अब वहां से कहाँ जाना है। इस तरह वो दूर जाकर एक जगह बैठता है, अपनी चोट देखता है, हाथ पर पट्टी बांधता है और थकान से सो जाता है। लेकिन आज वो खुश भी है कि आखिरकार वो उस साइंस डिपार्टमेंट से आजाद हो गया है। फिर सुबह एक बूढ़ी औरत उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो बेटा? तो सोरा उठता है, लेकिन जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। इसके बाद आखिरकार वो अपने घर को ढूंढकर वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर भावुक हो जाता है और सोचता है कि आज वो अपनी माँ से मिलेगा। इस तरह वो ताला तोड़कर घर के अंदर जाता है और चिल्लाता है कि माँ, आप कहाँ हो? तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो इमोशनल होकर उसका नाम पुकारती है और छोटे सोरा को गले लगाती है। साथ ही वो रोते हुए कहती है कि मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी बेटा, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी कल्पना थी और उसकी माँ वहाँ नहीं थी। पर तभी एक आदमी ऊपर से आता है और पूछता है, तुम कौन हो और घर में कैसे आए? जिसे देखकर सोरा हैरान रह जाता है कि आखिर कोई और आदमी उसके घर में क्या कर रहा है। खैर, अब बातचीत से पता चलता है कि उसके माता पिता इस घर से चले गए हैं और जापान छोड़कर थाईलैंड वापस लौट गए हैं। वो आदमी कहता है, मेरे पास उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं किराए के पैसे इस बैंक के नंबर पर ट्रांसफर करता हूँ। तो इस तरह अब सोरा उससे वो बैंक नंबर ले लेता है और उसे धन्यवाद देता है। उधर मिस्टर सोजी एक वैज्ञानिक के साथ सोरा की शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि वो सामान्य इंसान से कितना शक्तिशाली है। और तभी वो आदमी वहां आता है जो उसके कहने पर सोरा का पीछा कर रहा था, और वो मिस्टर सोजी को बताता है कि हमने सोरा को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमारी सोच से 5 कदम आगे है, इससे पकड़ में नहीं आ रहा। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाकी टीम को भी बुलाओ, किसी भी तरह सोरा को वापस लाओ। उधर हम देखते हैं कि सोरा अपने बैग से मोमोका की दी गई चॉकलेट्स निकालकर खाता है और थाईलैंड जाने की योजना बनाने लगता है। फिर अगले सीन में वो आदमी वापस मिस्टर सोजी से मिलता है और कहता है, सोरा अभी भी नहीं मिला, तो क्या हमें थाईलैंड जाना चाहिए? क्योंकि सब यही मानते हैं कि वो अपने माता पिता को ढूंढने थाईलैंड ही गया होगा। तो ये सुनकर मिस्टर सोजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, अब मुझे ये मामला हैंडल करने दो। इसके बाद वो अब मोमोका को बुलाते हैं और समझाते हैं कि अब सिर्फ तुम ही सोरा को वापस ला सकती हो, क्योंकि तुम उसे अच्छे से जानती हो और समझती हो। वो कहते हैं कि इस वक्त वो एक डरे हुए जानवर की तरह है, इसलिए उसमें गुस्सा भी हो सकता है। तो अगर हम उसे जबरदस्ती लाएंगे तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फिर से भाग जाएगा, लेकिन सिर्फ तुम हो जो उसे प्यार से वापस ला सकती हो। और ऊपर से ज्यादा वक्त बाहर रहना उसके लिए ठीक नहीं और दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मुझे सोरा की भी चिंता है। तो ये सुनकर मोमोका कहती है कि ठीक है अंकल सोजी, आप चिंता मत करिए, मैं सोरा को अकेले ही सुरक्षित वापस ले आऊंगी। अब उधर हमें वही रहस्यमय लड़का दिखाया जाता है जो रोबोट जैसी आवाज में खुद से कहता है कि मैं कब से चाहता था कि सोरा यहाँ से चला जाए, और जब वो चला गया तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद वो मशीन की मदद से चलता हुआ वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोरा फ्लाइट से थाईलैंड पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि करना क्या है और कहां जाना है। और तभी वो एक टैक्सी लेता है और वहां से चला जाता है। अब दूसरे एपिसोड में कहानी एकदम शिफ्ट होती है और हम एमी नाम की लड़की से मिलते हैं। अब दूसरे एपिसोड में कहानी एकदम शिफ्ट होती है और हम एमी नाम की लड़की से मिलते हैं, जो अपने दोस्त क्रिन से ड्राइविंग सीख रही होती है। असल में क्रिन एक एक्टर होता है जो एमी के जिद करने की वजह से उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन बार बार गाड़ी में चोट लगने की वजह से क्रिन उसे मना करता है कि उसे इस तरह गाड़ी चलाना नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए वो किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से ड्राइविंग सीखे। अब असल में ये एमी काफी बच्चों की तरह बर्ताव करती थी, इसलिए क्रिन से माफी मांगते हुए आखिर में गाड़ी सीखने के लिए उसे मना लेती है। फिर उधर हम देखते हैं कि सोरा जिस टैक्सी में होता है वो ड्राइवर समझ जाता है कि सोरा एक टूरिस्ट है, इसलिए वो अब चुपके से टैक्सी का मीटर बढ़ा देता है, जिससे सोरा को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।
हालांकि सोरा ये नोटिस कर लेता है और जब टैक्सी ड्राइवर का ध्यान इधर उधर होता है तो वो अपनी शक्ति का चतुराई से इस्तेमाल करके वापस उस मीटर को नंबर कम कर देता है, वापस उस मीटर का नंबर कम कर देता है। फिर पैसे देते वक्त ड्राइवर पूछता है कि इतने कम क्यों दे रहे हो, तो सोरा जवाब देता है कि अपना मीटर देख लो, मैं तो उतने ही पैसे दे रहा हूँ जितने बने हैं। तो अब मीटर देखकर ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, और इतने में सोरा टैक्सी से उतरकर वहां से चला जाता है। फिर सोरा सड़क किनारे का खाना खरीदता है जो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि एक तो उसने कई सालों से नॉर्मल खाना नहीं खाया था और ऊपर से वो इस वक्त थाईलैंड में था। खैर, अब इसके बाद वो उस बैंक नंबर की डिटेल्स निकालने लगता है जो उसे घर में रहने वाले व्यक्ति ने दिया था, लेकिन बैंकर उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये सब हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए अब हम आपको अकाउंट होल्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। पर सोरा कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ, कृपया कम से कम उनका पता तो बता दो, लेकिन बैंकर फिर भी मना कर देता है। जिसके बाद मजबूरी में सोरा पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां भी उसे वही जवाब मिलता है कि बिना ग्राहक की अनुमति के कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। तो ये सुनकर सोरा और परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढे। एमी ड्राइविंग से थोड़ा बेहतर हो गई होती है, इसलिए क्रिन से कहती है कि अब मैं मेन रोड पर ड्राइव करूंगी। हालांकि क्रिन उसे मना करता है कि नहीं, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन एमी को लगता है कि वो अब परफेक्ट हो गई है और कुछ नहीं होगा। इसलिए जब क्रिन कार से बाहर कॉल अटेंड करने जाता है तो एमी जल्दी से कार लेकर वहां से अकेली ही चली जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। अब सोरा भी इस वक्त सड़क पर चल रहा होता है, जो काफी भूखा भी होता है, इसलिए अब उसे एक फूड स्टॉल दिखता है और वो उसके पास जाता है। फिर ठीक उसी समय एमी फुल स्पीड में आ रही होती है और कॉल की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। इसके बाद जब उसे सोरा दिखता है तो वो असंतुलित हो जाती है। हालांकि सोरा शॉक्ड होकर अपनी शक्ति से कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे टक्कर मार ही देती है, जिससे सोरा बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब एमी काफी घबरा जाती है और सोचती है कहीं ये लड़का मर तो नहीं गया। फिर अगले सीन में हमें अस्पताल दिखाया जाता है, जहाँ क्रिन भी पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो एमी उसे सब बता देती है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और अब उसे डर लग रहा है। खैर, तभी डॉक्टर बाहर आते हैं, जिनसे एमी कहती है कि प्लीज डॉक्टर, उसे किसी भी तरह बचा लो, चाहे जितने भी पैसे जाएं मैं दूंगी, लेकिन वो लड़का मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। लेकिन डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मरीज ठीक है, हाँ उसके कुछ और टेस्ट भी होंगे जिसके बाद वो जा सकता है। तो ये सुनकर एमी राहत की सांस लेती है, जबकि क्रिन कहता है कि अब जब सब ठीक है तो मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा कुछ जरूरी काम बाकी है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी सोरा भी कमरे से बाहर आता है, जिस वजह से एमी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे और टेस्ट बाकी हैं। लेकिन सोरा उससे कहता है नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ इसलिए जा रहा हूँ। पर ये सुनकर भी एमी उसे जाने नहीं देती और पीछे से पकड़ लेती है, जिसके बाद सोरा गुस्सा होकर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तो इस पर एमी हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हारा मुंह मेरे पपी जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी फिक्र के कारण रोक रही हूँ। वो इमोशनल होकर कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं फंस जाऊंगी, ऊपर से तुम भूत बनकर मुझे परेशान करोगे। अब इस मजाक को सुनकर सोरा उल्टा चढ़ जाता है और उससे मन ही मन में कहता है छोटी बच्ची हो क्या। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है और एमी उसे फॉलो करने लगती है, लेकिन इतने में सोरा अपनी शक्तियों से व्हीलचेयर आगे बढ़ा देता है और वहां से चला जाता है, जिससे एमी उसे फॉलो नहीं कर पाती। और इसी के साथ ये पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।